वेलकम टू सिपसाई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी आपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस तो बनाए ही होंगे। एक रिजोल्यूशन का आइडिया मैं भी आपको देना चाहती हूँ। आइए आज इसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आप एक दिन में कितने घंटे नौकरी करते हैं। आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? सुबह दफ्तर के लिए निकलने से लेकर शाम को घर वापस लौटने तक कितने घंटे? कम से कम 10 से 12 घंटे होते हैं। इसमें से 8 से 9 घंटे दफ्तर के और बाकी का ट्रैवल टाइम। क्या आपको पता है कि आपको एक दिन में कितने घंटे नौकरी करनी चाहिए? अलग अलग देशों में काम करने के घंटे तय हैं। जैसे हमारे देश के श्रम कानून के मुताबिक हमें एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना चाहिए। अब ये 48 घंटे चाहे रोज के 8 घंटे हों और हफ्ते के 6 दिन, या रोज के 12 घंटे हों और हफ्ते के 4 दिन। अलग अलग दफ्तरों की अलग अलग पॉलिसी होती है। सुनने में आया है कि अब वर्किंग आवर्स बढ़ाने पर भी बात चल रही है। हो सकता है निकट भविष्य में आपको दिन के 12 घंटे दफ्तर में काम करना पड़े। तो इस साल का एक रेजोल्यूशन आपके काम के घंटों से जुड़ा होगा। कैसे? आगे बताती हूं। पहले एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहती हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021। इसका नाम है वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर काम करने के घंटों की बात करें तो दुनिया भर में भारत का नंबर 5वां है। यानी यहाँ काम करने के घंटे दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ गामीबिया, मंगोलिया, मालदीव्स और कतर जैसे छोटे देश के लोग ही भारत के लोगों के मुकाबले ज्यादा घंटे काम करते हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन में लोग एक हफ्ते में 46 घंटे काम करते हैं, ब्रिटेन और इजराइल में 36 घंटे और अमेरिका में 37 घंटे। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई ने अपने काम करने के दिन घटा दिए हैं। अब वहां लोग 5 दिन की जगह सिर्फ 4.5 दिन ही काम करेंगे। यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे से वीकेंड शुरू। तो ये कैसे तय होता है कि कौन से देश में काम करने के घंटे कितने होंगे और भारत के लिए 48 घंटे तय करते हुए किन बातों का ध्यान रखा गया? आइए इसके बारे में बात करते हैं जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर शांतनु सरकार जी से। नमस्कार डॉक्टर सरकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कैसे तय किया गया कि कौन सा देश कितने घंटे काम करेगा? क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं वो हर देश के अलग अलग होते हैं। कहीं 30-32 घंटे, 33 घंटे भी है, कहीं हमारे देश जैसे 48 घंटे या इससे ज्यादा भी है। 1817 में रॉबर्ट ओवेन, जो कि एक फैबियन सोशलिस्ट थे, उनका ये विचार था कि 8 घंटा मनुष्य को रेस्ट की जरूरत है और 8 घंटा मनुष्य ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा तक काम कर पाए, ये हमें देखना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा कोई व्यक्ति दिन में काम करेंगे तो उससे जो एक फैटीग जिसको हम बोलते हैं या उससे जो मोनोटोनी होता है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। उपरंत ये देखा गया कि प्रोडक्टिविटी नीचे भी जाता है।
और बाद में मेयो क्लिनिक जो है यूएस में, मेयो क्लिनिक के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस चीज पे कि क्या हम 8 से उसको 10 या 10 से 12 या 12 से 15 या 16 घंटे की मांग करें तो कैसा रहेगा। ये शोषण के परिप्रेक्ष्य से ना देखा जाए, अगर हफ्ते की आप जो बात कर रहे थे कि 48 घंटे की आपका हफ्ते में जो समय होना चाहिए, तो इसलिए कहा गया था कि एक व्यक्ति को 6 दिन आप बुला सकते हैं, 1 दिन की आप अवधि दे जिसको हम वीकली ऑफ बोलते हैं, लेकिन 8 घंटे से आप ज्यादा उनसे काम करवाएंगे किसी भी हालत पे वो एक फैटीग या एक मोनोटोनी के स्टेट में आ जाएंगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी, इस फैसले के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर खास तौर से ध्यान दिया गया? हाँ, ये देखिए ऐसा था कि उस समय 1812 या 13 के आसपास कई सारे ऐसे प्रयोग हुआ था प्रयोगशाला में मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो डिमांड्स है एक एडल्ट जिसका एवरेज एज 20 से या 30 साल के आसपास हो, तो उसका जो एक डिमांड रहेगा वो 2300 किलो कैलोरी का डिमांड रहेगा, और 2300 कैलोरी का डिमांड रहेगा, और उसके साथ साथ उनको जिस प्रकार की पूंजी या राशि की जरूरत है उसको हम मिनिमम वेज के दायरे में लेके आए और मैक्सिमम आवर्स के दायरे में उसको लेके आए, जिससे श्रम कानून की व्यवस्था हुई। और इस चीज को बाद में आईएलओ ने 1919 में इस चीज को मान्यता दिया गया, और जिन देशों ने, जैसे भारत पहला देश होता है जिनने आईएलओ की उस ट्रीटी को या आईएलओ की उस कन्वेंशन को भारत ने अपनाया और उसमें कुछ फेरबदल किए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है आईएलओ का वो हम मानते हैं हमारे देश में। इसलिए हम इस चीज की मांग हमेशा करते आए हैं पूंजीपतियों से, व्यवसाय वर्ग से, कि आप 48 घंटे से ज्यादा कोई भी श्रमिक को आप मजबूरी में उसका फायदा मत लीजिए, इससे उनका शोषण ही नहीं होगा, बट आपके हित में भी कोई चीज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो फैटिक रहेगा, वो जो मोनोटोनी जो रहेगा वर्क में, that is terrible. I mean, you just cannot do this, right? जी। बट हम बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी देखते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट की बजाय धीरे धीरे अब 1800 के सन में जो कुछ भी हुआ था, बट अब 2021 आते आते पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि 9 घंटे की शिफ्ट हो गई है। 9 आवर्स इज द मिनिमम शिफ्ट, ऐसा कहा जाता है, और फिर ट्रैवल टाइम भी है, जो एम्प्लॉय है उसका ट्रैवल टाइम भी है, तो ये ले देकर बहुत ज्यादा हो जाता है। करीब 12 घंटे आप घर से बाहर हैं नौकरी के नाम पर, ठीक है ना, तो वो फटीग में तो वो ट्रैवल और वो सारी चीजें भी ऐड करता है। इसको लेकर कानून क्या कहता है, या इस बात का ख्याल कैसे रखता है ये कानून? देखिए, चूंकि आप इस दोनों चीज को आप अगर साथ साथ रखेंगे कि 48 घंटा मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक and 8 hours is the hours of week, which is in case you have 6 days in a week, so it should be 6 multiplied by 8. Now 6 multiplied by 8 को काफी जगह जो है IT सेक्टर्स की बात करें तो वहां पे 9 multiplied by 5 किया गया, तो जिससे श्रमिक वर्ग खुश थे। तो अच्छा, सरकार ने भी क्या किया कि इस चीज का उन्होंने बोला कि चलिए 9 multiplied by 5 हम करेंगे, और आगे भी प्रस्ताव ये रखा कि 10 multiplied by 12 multiplied by 4 करते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि आप बाकी दिन कभी भी आपको बुलाया जाए तो उसके लिए आप ओवर टाइम मांग सकते हैं। लेकिन ये एक यूटोपियन, मेरे हिसाब से एक यूटोपियन है एक विचार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी आइडियलिस्टिक विचार है और ऐसा होता नहीं है। तो आप जहां ऐसे इस टाइप के फ्लॉ रखेंगे कानून में, तो निर्धारित है ये कि व्यवसायिक समुदाय या औद्योगिक समुदाय जो है उसका ये फायदा लेंगे। अच्छा, और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि 5 घंटा आप लगातार काम करवा पाएंगे, उसके बाद आपको ब्रेक देना ही होगा, जो कि 1 घंटे का होना चाहिए, ये भी कानून में लिखा है। तो अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो नेचुरली आपको दो ब्रेक देना होगा, राइट? तो आई मीन will there be really such kind of a system in place where the industries or the establishments will promise that they are going to give 2 breaks of 1 hour? I think that will be like too much of an expectation from business houses, and the moment आप इस प्रकार के expectation रखते हैं business house से, तो business house तो naturally उसके फायदा उठाएंगे। बट लेबर लॉज के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. लंबे समय तक लगातार जुटकर काम करते रहने को, यानी डिलिजेंस को एक तरफ अच्छा माना जाता है, तो दूसरी तरफ लगातार घंटों काम करते रहने से थकान और स्ट्रेस भी होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर पहली बार 2016 में बताया कि उस वर्ष काम के लंबे घंटों की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों
और दिल के दौरे से लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2000 के मुकाबले 2016 के ये आंकड़े 29% ज्यादा थे। और ये सब इसलिए क्योंकि लोग एक हफ्ते में 55 घंटों से भी ज्यादा काम कर रहे थे। यानी काम के लंबे घंटे सीधे आपकी सेहत पर वार कर रहे हैं। लेकिन नौकरी तो करनी ही है। ऐसे में आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। बात करते हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी जी से और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मनुश्री गुप्ता जी से। नमस्कार डॉक्टर चतुर्वेदी। नमस्कार डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जो भी हम अपने वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे दिन भर के, जो हम काम करते हैं, बहुत सारे घंटे हम दफ्तर में या अपने काम पर बिताते हैं जहां भी हम जा रहे हैं, इससे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं या होने वाली है या हो रही है, कई बार हम उसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा चूक जाते हैं और वो बहुत हद से आगे तक निकल जाता है। अगर आप हमारे दर्शकों की मदद करें ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन से वो वार्निंग साइंस हैं जिनका ध्यान रखते हुए वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ और ज्यादा सतर्क हो सके। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टाइमली सवाल है। इसके वार्निंग साइंस ये होते हैं कि जो हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अक्सर अभी कोविड टाइम्स पर हमने देखा कि कई लोगों का एकदम से बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया। दैट इज नॉट फॉर हार्ट। कुछ लोग बोलने लग गए कि अब मैं पहले तो बिल्कुल ठीक था, अब सीढ़ियां चढ़ता हूं तो सांस फूलने लगती है। नॉट अ गुड साइन। कुछ लोगों का शुगर और कोलेस्ट्रॉल रूटीन जो कि एग्जीक्यूटिव चेकअप्स होते हैं उनमें हाई आने लग गए। नॉट अ गुड साइन अगेन। कुछ लोगों ने ये बोला कि मुझे वर्क की स्ट्रेस की वजह से मैंने स्मोकिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। तो स्मोकिंग और बाकी ड्रग्स का इस्तेमाल टू डिफ्यूज द टेंशन ऑफ वर्क, नॉट अ गुड साइन। दीज आर ऑल लीडिंग टू हार्ट प्रॉब्लम्स। इसी तरह से स्ट्रेस को लेकर के जैसा आपने जिक्र किया और आपने कहा, जैसे आप बता रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता, साल 2020 का मैं कोई निजी सर्वे भी पढ़ रही थी इस टॉपिक पर। ये शो प्लान करते हुए काफी सारे रिसर्चेस मैंने पढ़े। उसमें ये कहा गया कि करीब 2000 कर्मचारियों पर जो रिसर्च हुआ उसमें से 70% वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें अपनी काम की जगह पर हफ्ते में कम से कम एक बार स्ट्रेस जरूर होता है। ये स्ट्रेस जो है, जो आपके काम की जगह पर हो रहा है, वो धीरे से आपके घर तक भी आता है और फिर वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता है। इट क्रिएट्स अ केओस इन योर लाइफ बेसिकली, जो हम देखते हैं, समझ पाते हैं। और हम खुद भी काफी जगहों पर इसको मॉनिटर भी करते हैं, इसको हम खुद भी एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो इस स्ट्रेस से जुड़े कुछ ऐसे सिम्टम्स और साइंस अगर आप हमें बताएं जिससे हमारे दर्शक रिलेट भी कर पाए। जी, थैंक यू नेहा जी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं आप। ये वर्क प्लेस स्ट्रेस 2020 में, जैसे कि आपने एक रिसर्च को मेंशन किया, वह जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है उसकी एक थीम थी 2020 में। पूरा साल इस पे रिसर्च हुई है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है बॉडी को और उसके और क्या परिणाम हो सकते हैं। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस, देखिए, थोड़ा स्ट्रेस होना तो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो शायद हम अपना प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं दे पाए और काम भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्ट्रेस एक सीमा के बाहर हो जाता है, जब ये आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, जब आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने लगता है। कुछ इसके वार्निंग साइंस है, अगर आप इसमें पहचान सके अपने में, कि अगर आप जो पहले आप खुशी खुशी जॉब पे जाते थे, सुबह 9 बजे तैयार होके आप एक नई उमंग के साथ जॉब जाते थे, और कुछ दिनों के बाद आप उसी जॉब पे जाने के लिए आपको बहाने ढूंढने पड़ते हैं, या आप ना जाने के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे मैं अवॉइड करूं वर्क को और बॉस से मिलना और कलीग से मिलना। डेफिनेटली आपका जो वर्क प्लेस है वो 9 से 4 या 9 से 6 तो नहीं रहेगा। उसका आपका प्रभाव पूरे आपके 24 घंटे के कार्यकाल पे रहेगा और आपकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। तो सबसे जरूरी जो ये इसमें आपको लक्षण दिखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स, जो आपके ऑफिस में रिलेशनशिप्स हैं और घर में रिलेशनशिप्स हैं, वो कैसे अफेक्ट हो रही है। जी, और कुछ प्रोफेशंस तो ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रेस और भी ज्यादा होता है, जैसे आपका ही प्रोफेशन है। आपको तो घंटों और मतलब बिना किसी टाइम लिमिट के डॉक्टर्स तो लगातार 24/7 वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली हम जर्नलिस्ट का भी ऐसा ही हाल होता है कि हमें भी 24/7 वी हैव टू बी अलर्ट। माइंड हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है।
डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने कहा कि बहुत लंबे समय तक एक जगह पे बैठना या एक तरह से मोनोटोनस काम करना, इससे हार्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जिस तरह का आप पे और हम पे जिस तरह का प्रेशर रहता है हर वक्त ऑन आवर टोज, दैट्स व्हाट वी कैन से, हाउ इट अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड योर हार्ट? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि मैं बैठे बैठे क्या खराब हो रहा सकता है हार्ट में। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो हार्ट अटैक वगैरह जो होते हैं, जो कि दिल की नसों में रुकावट की वजह से होते हैं, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, ये 4 और एक मोटापा, 5 करके ये बड़े बड़े होते हैं। ये नेचुरली आप अगर एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, आपका मूवमेंट बहुत कम हो गया है, तो ये सब चीजें होने की रिस्क जो है आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप एक बहुत ही हाईली स्ट्रेसफुल जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट या स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी इस तरह का जर्नलिज्म, जहां पर कि एकदम से बहुत सारा काम है, टारगेट्स हैं, उस वक्त जो आपको स्ट्रेस पड़ती है, तो उस स्ट्रेस से ये देखा गया है कि कई लोगों में, जिनमें की रुकावटें पहले से मौजूद होती हैं, उन रुकावटों में क्रैक आने की वजह से वहां पर रिएक्शंस होते हैं, जिससे कि एकदम से पूरी नस जो पहले आधी ही ब्लॉक थी, एकदम से क्लॉट की वजह से पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। और ये दो पहलू हो गए। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म में आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीम स्ट्रेस से ये वेल प्रूवन है कि एकदम से आपको एक्यूट हार्ट अटैक, डेथ वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि वो नस एकदम से पूरी बंद हो जाती है। वहां पर रिएक्शंस इस तरह के होते हैं कि पूरी क्लॉट बनके नस पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई किस्म के कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों तरीकों से हार्ट पर बुरा असर कर सकता है। बिल्कुल। और इसमें सोने पे सुहागा है कि नाइट शिफ्ट्स हो आपकी, और लॉन्ग नाइट शिफ्ट्स हो। लॉन्ग भी मतलब सिर्फ वर्किंग आवर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि डेज ऑफ नाइट शिफ्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार महीनों तक आपकी नाइट शिफ्ट ही चल रही है। हम जैसे मीडिया में देखते हैं तो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि आपकी 2 महीने से नाइट शिफ्ट ही लगी हुई है। तो डॉक्टर गुप्ता, किस तरह से आप देखते हैं नाइट शिफ्ट जो है स्पेसिफिकली इस टाइम पे कैसे अपनी सेहत का ध्यान रख सकता है कोई भी? क्योंकि दफ्तर में नाइट शिफ्ट लगाई है, उसको अवॉइड करना तो मुश्किल है, नौकरी तो करनी ही है। जी नेहा जी, देखिए नाइट शिफ्ट को ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। तो उसके बहुत सारे पहलू हैं कि सर ने, डॉक्टर विवेक ने भी बताया कि नाइट शिफ्ट से क्या क्या हमारी बॉडी पे असर हो सकता है। देखिए नाइट शिफ्ट एक इस तरह की अननेचुरल स्थिति है कि आपकी बॉडी हमेशा फाइट कर रही होती है। जो हमारा नेचुरल रिदम होता है, बायोलॉजिकल रिदम होता है, वो डे और नाइट से चलता है, दिन और रात से चलता है, सूरज की स्थिति से चलता है, आपके ऑफिस टाइम या बॉस की मर्जी से नहीं चलता है हमारा जो नेचुरल बॉडी रिदम। तो हम रोज उससे फाइट कर रहे होते हैं। जब ये फाइट कर रहे होते हैं, हम रोज जगने की कोशिश कर रहे होते हैं रात में, तो एक क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति होती है। कोई भी क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ये सारी एक क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति है। वैसे ही नाइट वर्क जो है, नाइट शिफ्ट है, वो भी एक क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति है। तो बॉडी बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स निकालती है, हमारा स्ट्रेस एक्सेस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हार्मोन्स जो निकलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। तो ये शुरुआत कब हुई थी नाइट शिफ्ट की? शुरुआत आखिर कैसे हुई? वो जब थॉमस एडिसन ने पहली बार बल्ब बनाया था, उसके बाद से नाइट शिफ्ट की शुरुआत हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये शुरू हुआ। हालांकि कुछ प्रोफेशंस में, जैसे कि मीडिया है और मेडिकल प्रोफेशन है, नर्सिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे नाइट शिफ्ट की जरूरत होती है। पर वो क्यों? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो नाइट शिफ्ट के बहुत सारे दुष्प्रभाव मेंटल हेल्थ पे तो होंगे ही होंगे। तो ऐसा देखा गया है, जैसे कि नाइट शिफ्ट जो करते हैं रेगुलरली, उनमें डिप्रेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जो मेल्स होते हैं उनमें 30 से 40% की परसेंटेज बढ़ जाती है, और खास तौर पे जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। ऐसा देखा गया है अगर वो नाइट शिफ्ट करती हैं। तो उसमें उनमें देखा गया है कि 70 to 80% ये राइज कर जाता है इंसिडेंस डिप्रेशन होने का। सॉल्यूशंस क्या हो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए? तो हम सॉल्यूशंस निकालें किस तरह से? क्योंकि जो दफ्तर के घंटे हैं वो आपको पूरे करने ही है, आपको सैलरी चाहिए तो नौकरी करनी ही है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है।
लेकिन ऐसे में इस वर्क लाइफ बैलेंस को अपनी हेल्थ से जोड़ करके जब हम देख रहे हैं, तो इस बैलेंस को बनाए रखने और इससे हमारी हेल्थ पे मिनिमम बुरा असर हो, इसके लिए क्या किया जाए? आप दोनों अगर एक एक करके हमारे दर्शकों को कुछ सॉल्यूशंस बताएं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपसे शुरू करें। जी, तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि आज के जमाने में अगर आपके पास में कोई नौकरी है और आपको काम करना है तो फिर कर रही है, बैठे बैठे एयर कंडीशन रूम्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अपना हाइड्रेशन अच्छे से रखें, पानी खूब पीते रहें, ये बहुत जरूरी है। आप पानी पीते रहेंगे लगातार तो आपको एक स्मोकिंग की तलब और कॉफी की तलब भी कम लगती है। इसके अलावा जो थोड़े से जिन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन चीजों को ज्यादा सेवन करें। फ्राइड खाना थोड़ा सा जो बाजार का बना हुआ है इसको कम खाएं। बहुत जरूरी है कि आप हर 15-20 मिनट में उठ के थोड़ा सा चल फिर लें आसपास, थोड़ा सा अपने पैरों को फ्लेक्स कर लें, कोई एक्सरसाइज जरा सी 1 मिनट के लिए भी करेंगे तो ये काफी होती है। अच्छा। क्योंकि ये आजकल जो ये फिजिकल एक्टिविटी और हार्ट डिजीज का रिलेशन है, इसके जो 2 पहलू होते हैं। एक तो ये कि आप एक प्लान्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी करनी चाहिए कि आधा घंटा अगर आप पर्पसफुल एक्टिविटी सुबह या शाम को तभी कर सकें तो दैट इज वेरी गुड। बट ये अकेले काफी नहीं है। आप जहां पर जो भी काम करते हैं, अगर आप लगातार बैठे हुए हैं तो ये आपके दिल पर दुष्प्रभाव छोड़ेगा ही। इसलिए जो आजकल अलार्म्स आते हैं, हर 15-20 मिनट में आपको रिमाइंड कर देता है कि आप उठिए और 2 मिनट को चल के फिर लौट के आ जाइए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो भारतीयों में मैं रेकमेंड करता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर, मतलब या तो 2-3 साल में या कभी 1 साल, डिपेंडिंग की क्या प्रोफाइल है, आप अपना शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जरूर एक बार मेजर अपने कराते रहे। डॉक्टर गुप्ता, आप इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, हमारे दर्शकों को कुछ सॉल्यूशंस बताइए। जी नेहा जी, देखिए जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें इसके जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि आप पूरे दिन स्लीपी फील करेंगे, आप बहुत ही थकान महसूस करेंगे, फटीग महसूस करेंगे, पर जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको वेरी ट्रू, डबल दोनों तरफ से आपको नुकसान है कि आप जब थके हैं पूरे दिन पर आपको नींद नहीं आ रही, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ये किसी के लिए भी। तो इसमें कुछ जैसा सर ने कहा कि अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें, हर हाल में अवॉइड करें नाइट शिफ्ट। जॉब छोड़नी हो तो जॉब भी छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप स्लीप प्रोटेक्ट कर जाएंगे तो इसमें आप बहुत सारे जो इल इफेक्ट्स हैं उनको रोक पाएंगे। तो आप स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। जब आप वर्क पे अगर रात में काम कर रहे हो तो वहां पे लाइट कम मत करिए, ब्राइट लाइट में ही रहिए, क्योंकि आपको उस समय अलर्ट रहना है। वो बॉडी का जब सोने का टाइम आएगा तब आप बिल्कुल, जब आप घर जा रहे होंगे, इनफैक्ट जब ऑफिस से अगर निकलिए भी घर की तरफ, तो आप डार्क ग्लासेस लगा सकते हैं या डार्क उसमें कार में जा सकते हैं या अम्ब्रेला लेके जा सकते हैं कि आपको कम से कम लाइट का एक्सपोजर हो घर जाने तक। जब आप घर पे पहुंचे तो वो बिल्कुल डार्क रूम होना चाहिए। स्लीप हाइजीन पूरी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको नींद की बहुत जरूरत है। और सुबह नींद जब पूरी दुनिया जगी हो और आपको सोना है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए। दूसरी बात, कैफीन अपना जो यूज करना है उसको सिर्फ जब नाइट शिफ्ट आपकी शुरू हो रही है तभी करें। जब नाइट शिफ्ट एंड होने वाली हो, लेट जब खत्म होने वाली, तब यूज मत करें कैफीन, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को स्लीप मोड में जाना है। तो एक्सरसाइज जरूर करें, हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, सर ने जैसा कि अभी मेंशन किया। तो ये सब चीजें आपको जो इल इफेक्ट्स हैं उनसे बचा सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये सारी बातचीत और जिस तरह के टिप्स और सॉल्यूशंस आप लोगों ने बताए हैं उससे हमारे दर्शकों को मदद मिले, अगर वो इनको नोट डाउन करें और इनको प्रॉपर्ली फॉलो करने की कोशिश करें। और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता आपने कहा कि धीरे धीरे इसको प्रोसेस में लाया जाए, रादर देन कि आप एक साथ ही कोई ड्रास्टिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और दिल का ख्याल भी रखेगा, ये दिमाग का ख्याल भी रखेगा, दोनों ही चीजों में हेल्प मिलेगी जो भी टिप्स आप लोगों ने दिए। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस डिस्कशन को ज्वाइन किया और हमारे दर्शकों को वार्निंग साइंस से लेकर के और सॉल्यूशंस तक सारी बातें विस्तार में बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके सब दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
यहाँ आपको उस दौर की भी याद दिला दूं जब 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोग दिन के 14 से 16 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करते थे। तब फैक्ट्री और इंडस्ट्री मालिकों को अपनी खाली और बंद पड़ी मशीनें बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्हें अपना मुनाफा भी दोगुना करना था। इस बात को गहराई से समझने के लिए आपको मशहूर एक्टर डायरेक्टर चार्ली चैपलिन की फिल्म मॉडर्न टाइम्स जरूर देखनी चाहिए। 1926 में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक हफ्ते में 40 घंटे काम करने को आइडियल माना था, यानी रोज के 8 घंटे और हफ्ते में 5 दिन। उनकी रिसर्च के मुताबिक इससे ज्यादा काम करने से प्रोडक्टिविटी में मामूली सा इजाफा तो होता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता है। आप भी सोचें तो ये सबसे अच्छा आइडिया लगता है, क्यों? रोज 8 घंटे की नौकरी और 2 वीकली ऑफ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी जगहों पर काम करने के घंटों को 40 घंटे कर दिया गया था। साल 2000 के आसपास नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपने वर्किंग आवर्स घटाकर 30 घंटे कर दिए थे। अब नौकरी चाहे 30 घंटे की हो, 40 घंटे की या 48 घंटे की, नौकरी तो करनी ही है और स्वस्थ भी रहना है। तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? एक तरीका हो सकता है कि आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आइए इसमें मदद लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के पूर्व निदेशक शशिकिरण बोइंदाला जी का। नमस्कार डॉक्टर शशिकिरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, काम के लंबे घंटों की हम लगातार बात कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अलावा ट्रैवल टाइम उसमें ऐड हो जाता है। इस सब के बीच में हम सेहत का ख्याल कैसे रखें? कुछ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स पे अगर आप हमें बताएं। अगर हम सही तरीके से खाना खाएंगे, आफ्टर हैविंग वन गुड ब्रेकफास्ट, you will not feel hungry or feel like eating for another at least 4 hours. So that the next time you feel hungry, it will be almost your lunch break time. वो टाइम में अगर स्वादिष्ट भोजन हम करेंगे, फिर लंच के बाद भी कम से कम 4-5 घंटे तक फिर भूख नहीं लगेगा। उसके बाद you need to have a small snack somewhere late in the evening, because the time difference between lunch and dinner is usually more than 4 hours. Sometimes it may be even 8 hours to 10 hours. So उतना लंबी गैप को ब्रिज करने के लिए एक छोटा सा एक हेल्दी स्नैक खाना चाहिए। What will be a healthy snack is the next question. Is generally fruits can be a good healthy snack, or any kind of a product which has got a lot of fiber in it, like a millet based products. Or even many of our traditional Indian snacks also. Let us say you have a pakodi. Assume that you have a pakodi. It's a very common snack, especially in North India around tea time. A pakodi is made of besan flour. And besan flour is supposed to be one of the lowest glycemic. In fact, even for diabetic, anything made of besan actually gives the lowest amount of increase in body sugar. So even those kind of snacks, the only disadvantage, of course, it will be deep fried. So if you can moderate the quantity, a small snack which is made traditionally, or a fruit or a small bowl of fruit can substitute for a good snack. And then later on one has to go and have their regular meal as a dinner, which contains all the components of whole grains and pulses and fruits and vegetables and dairy product like curd or dahi. लेकिन बहुत लोग हैं जो इवनिंग शिफ्ट करते हैं, वो घर ही रात को 12 बजे आ रहे हैं, या जिनकी नाइट शिफ्ट है वो ऑफिस ही रात को 12 बजे जा रहे हैं। तो ऐसे में खाने को किस तरह से करें, क्योंकि फिर तो रात को खाना ही है। हाँ, जो भी रात डे शिफ्ट से रात को वापस आ रहे हैं, वो लोग उनके वर्क प्लेस में भी उनका डिनर खत्म करना चाहिए करके फिर घर को ट्रैवल करने के बाद कम से कम वो 2 आवर्स मिल जाएगा, पास हो जाए। घर आने के बाद खाने की जरूरत नहीं। सुबह में जब वो काम को जाएगा तब वो उन्हें लंच पैक करेगा और डिनर भी पैक करके जाना है। नहीं तो अगर कैफेटेरिया में अच्छी तरह की भोजन मिल सकती है
तो उधर ही तो 8 बजे खाने के बाद, और फिर काम करके फिर बाद में निकल के घर आ सकते हैं। जो नाइट ड्यूटी जा रहा है वो डिनर पैक करके वहां जाने के बाद भी खा सकता है, और खा के उन्हें अपना काम शुरू कर सकता है, बिकॉज दे डोंट लाई डाउन। सो दैट इज वन एडवांटेज इज नाइट पर्सन। कई बार क्या होता है, ये तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन एट टाइम्स ड्यू टू मीटिंग्स और ड्यू टू सम एंगेजमेंट्स हमने 6 घंटे तक कुछ नहीं खाया। हम ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंचे और फिर हमने 6-8 घंटे कुछ नहीं खा पाए, हम पूरे दिन कुछ नहीं खाया। अल्टीमेटली अब भूख से जान निकल रही है, और फिर जो हाथ में आ रहा है आप मुंह में डाल रहे हो, आप खाते जा रहे हो, क्योंकि आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है। ऐसी सिचुएशन में अपने पास क्या चीजें रख सकते हैं जिसे खाने से पेट भी भर जाए और हम हमारा ध्यान जो है वो अनहेल्दी फूड की तरफ या समोसे पकौड़े की तरफ या इस तरह के ऑयली फूड्स की तरफ ना जाए। जब मीटिंग्स ऐसे मीटिंग ज्यादा देर तक अगर चले तो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है वो उसी हॉल में पीछे एक बुफे अरेंज करना चाहिए, और जो मीटिंग करने वो हेल्दी स्नैक्स रहने से जो मीटिंग करते ही वो लोग खा सकते हैं टाइम पर। दिस प्रैक्टिस मैंने यूएस में देखा, यूएस में हर मीटिंग में, बट इंडिया में नहीं होता सर, ये फूड रहता है। कभी भी कोई भी उठकर जाके एक पिकअप करके आके खा सकते हैं, उन्हें एम्प्टी स्टमक में बैठने की जरूरत नहीं है। उनका परफॉर्मेंस भी सब ऑप्टिमल रहेगा। जब हमारा बॉडी में शुगर कम होता है तो ब्रेन फंक्शन भी कम हो जाएगा, मीटिंग का फायदा भी उतना अच्छा नहीं होगा। सो इसलिए ये हैबिट रेगुलर, वो 3 घंटे के बाद 4 घंटे के ज्यादा एम्प्टी नहीं रहना चाहिए स्टमक। कि काम के बीच में कई बार हम चाय कॉफी या ग्रीन टी से, आजकल ग्रीन टी का भी बहुत कल्चर है कि अच्छा हम शुगर वाली चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं, मिल्क वाली नहीं पी रहे हैं, हम ग्रीन टी पी रहे हैं विच इज हेल्दी। तो ग्रीन टी पीकर लोग बहुत सारा समय जो है दिन भर का अपना काट लेते हैं, और ग्रीन टी वगैरह पीने से मुझे लगता है भूख भी एक तरह से मर जाती है, भूख नहीं लगती, बट अल्टीमेटली इट्स अनहेल्दी, दैट्स व्हाट आई फील। वो तो 2 मील ब्रेक के बीच में लेने वाला चीज है, इंस्टेड ऑफ मील नहीं है। वो कभी भी मील को सब्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए, इट विल बी ओनली इन बिटवीन द मील वो ले सकता है, क्योंकि उसमें कैफीन रहता है, और कैफीन से हमारा दिमाग भी थोड़ी और देर चलता ही रहता, इवन इफ स्टमक के सेम। और ऐसा भी कहा जाता है जैसे कि 5 दिन, मतलब जब भी हम हेल्दी खाने की बात करते हैं तो ये होता है कि अच्छा ठीक है आप 5 दिन अच्छे से खाओ, और वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत अपना वो मोनोटोनी तोड़ने के लिए आप कुछ बाहर खा लो, आउटसाइड फूड ले लो या स्नैक्स ले लो, मतलब इस तरह की चीजें, तली भुनी चीजें खा लो। अगर इसे वाइसे वर्सा किया जाए, क्योंकि 5 दिन मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं ठीक से हेल्दी फूड खा पा रही हूँ और मैं इधर उधर का सब कुछ खा रही हूँ, बट द 2 days व्हेन इट इज वीक ऑफ, वीकेंड्स पे आई ईट हेल्दी फूड, एंड एज यू सेड इन द बिगनिंग ओनली कि इतना तरीके से खाओ, आपके सारे मील्स होने चाहिए, मिड मील्स होनी चाहिए प्रॉपरली। तो क्या इससे सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इसे वाइस वर्सा करते? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस वो तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन हम बैलेंस डाइट खाने से 5 days अनबैलेंस्ड और जंक फूड खाने से वो कॉम्पनसेट नहीं करेगा। हमारा डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलकुलेट किए तो हर दिन हम 400 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना चाहिए। अगर आप एक वीकेंड में 400 और 400 800 का है तो दैट इज नॉट इनफ फॉर 7 days। सो इट शुड बी, यस, अगर आप हर दिन अराउंड हाफ a kg ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने के बाद एक दिन ऑन सैटरडे और संडे आप कुछ आइसक्रीम खाए और कुछ पिज्जा खाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ ऑल्सो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और चीज, मतलब ये मुझे लगता है जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये इससे रिलेट करेंगे। मेरे एक हाथ में अगर बर्गर है या पिज्जा है या पकौड़े हैं, और दूसरे हाथ में मेरे पास अ बोल ऑफ मिलेट्स एज यू सेड, या समथिंग हेल्दी, अ बोल ऑफ फ्रूट या कुछ भी, द ब्रेन सेज कि ईट द अदर थिंग, ईट दैट पिज्जा या बर्गर, या मतलब उस तरफ ध्यान ज्यादा जाता है और आप फ्रूट को साइड में रख देते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस चैलेंज। How the brain works at that time and how to control it? Yes, I remember we once did an experiment with rats. In a rat cage, we put food which had lot of sugar. We had a food with lot of salt. We had a food with very little sugar and very little salt. The rats went straight for the sugar which had the maximum sugar. Then it ate the one which had maximum salt, and it didn't even go to the place where there was no sugar.
So that is exactly what happens in our humans also, is that our natural desire is for high energy. Energy hai sugar mein, energy is there in refined grains. There is a natural desire to boost our energy, but then that is not necessarily the healthy one. But if you have to, occasionally when you feel like you can't resist it, is worth eating. Second thing is, you can sample a small quantity of the tasty food and eat a larger quantity of the healthy food. That also you can do. Don't deny yourself. मुझे उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी हमारे दर्शकों को बताया, इससे उन्हें अपने लॉन्ग वर्किंग आवर्स को प्लान करने में और उन्हें उसमें जो अपना न्यूट्रिशन है उसको मैनेज करने में हेल्प मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और हमारे दर्शकों को ये सारे इनसाइट्स देने के लिए. थैंक यू. My pleasure. तमाम एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये समझ में आता है कि दफ्तर का काम करते करते शहीद होने से मेडल नहीं मिलते हैं, बल्कि ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटीज़ तय करना. किसी भी डेडलाइन को बिना सोचे समझे हाँ करने में कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि इससे भविष्य में आप पर और सख्त डेडलाइंस का चाबुक पड़ सकता है. घर और काम का बैलेंस बनाने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में रोज शाम को घर आने का अपॉइंटमेंट आज ही बुक कर सकते हैं. दोस्तों, हार्ड वर्क अच्छा है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी अच्छा है. और स्मार्ट वो है जो मल्टीटास्किंग से बचे, अपना फोकस क्लियर रखें और अपने इम्परफेक्शंस को समय के साथ धीरे धीरे दूर करें. और हाँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल होता है. इसलिए तो हमें नौकरी के बदले सैलरी चाहिए, बिजनेस के बदले मुनाफा और घर के कामों के बदले अप्रिसिएशन. लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है. मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा. काम करने के घंटों को लेकर सिपसाई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा. इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं. ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है. इसकी हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं. और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिपसाई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं. सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में है. आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं. इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा.